हेलो, मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बैठकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोगों ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। सबसे पहले बार हम लोगों ने उन कारणों की समीक्षा की जिसके वजह से 1857 का विद्रोह हो पाया। फिर हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के वो प्रमुख स्थान जहाँ पर विद्रोह हुए थे उनके कारणों की भी समीक्षा की कि अगर अवध में विद्रोह हो रहा है तो अवध में विद्रोह क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है और इसका निष्कर्ष या परिणाम क्या निकला। इन सभी बातों को हमने देख लिया और देखने के क्रम में हमने ये भी देखा था कहीं भी विद्रोह शुरू हुआ तो ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। अगर मुगल बादशाह का विद्रोह है तो मुगल बादशाह को देश छोड़कर जाना पड़ा। अवध का विद्रोह है तो बेगम हजरत महल को नेपाल जाना पड़ा। कानपुर का विद्रोह है, नाना साहब को भी नेपाल जाना पड़ा। झांसी का विद्रोह है तो झांसी की रानी को ग्वालियर के किले में अपनी जान गंवानी पड़ी। तांता तोपे ने साथ दिया, तांता तोपे को भी फांसी दे दी गई। यानी कि अगर कहीं कहीं विद्रोह हो रहा है तो विद्रोह सफल नहीं हो पाया और विद्रोह सफल न होने के कई कारण हैं। आखिर में ऐसा क्या था कि वह विद्रोह असफल हो गया। तो सबसे पहले देखिएगा 1857 का विद्रोह असफल हो गया तो यहाँ पर आपको देखने हैं असफलता का कारण, कॉज ऑफ फेल्योरनेस, असफलता का कारण। 1857 का विद्रोह असफल क्यों हो गया? तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो था संगठन का अभाव। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो था संगठन का अभाव, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया? आपने देखा था कि किसी भी चीज को लंबे समय तक लगातार चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। और कोई भी चीज हो, चाहे वो क्रांति हो, चाहे वो विद्रोह हो, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन हो, उसमें उतार और चढ़ाव का होना अनिवार्य है। और अगर कभी कभी चढ़ाव होता है तो सैनिक जोश में रहते हैं और कभी उतार होता है तो सैनिक घबरा जाते हैं। और उस समय अगर मजबूत संगठन उनके साथ है तो जो नेतृत्व के लोग हैं वो सैनिकों का मनोबल हमेशा ऊंचा किए रहते हैं। 1857 में प्रतीकों का प्रयोग तो किया गया, यानी कि रोटी और कमल का प्रयोग तो किया गया, लेकिन कांग्रेस के जैसे एक संगठन का निर्माण नहीं किया गया। जिस प्रकार 1885 में बाद में कांग्रेस जैसे एक संगठन का निर्माण किया गया जिसने संपूर्ण भारत में आंदोलन शुरू किया, इस प्रकार के संगठन का वहां पर बिल्कुल ही अभाव था। बहादुर शाह जफर, मेरठ के आए विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से आग्रह किया कि आप हमारा नेता बन जाइए और बहादुर शाह जफर ने नेता बनने में सहमति दर्शाई। लेकिन सहमति के बावजूद भी बहादुर शाह जफर कहीं भी झांसी की रानी से संपर्क नहीं कर पाए, कहीं भी अवध के नवाब से संपर्क नहीं कर पाए, कहीं भी असम में संपर्क नहीं कर पाए। तो वो जो संगठन था उसका अभाव था। दूसरी तरफ इनके अगेंस्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार के ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम कर रही थी। पूरी की पूरी उनके पास संगठन था, पूरा उनका स्ट्रक्चर था, उनका विस्तार भारत के अलग अलग क्षेत्रों में था। तो पहला कारण माना जाता है संगठन। दूसरा कारण माना जाता है धन का अभाव, लैक ऑफ मनी या लैक ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब क्या हो गया अभी बताइए। 1857 के विद्रोह के नेता है, उनका नाम है बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर विद्रोह से पहले खुद अंग्रेजों के शरण में काम कर रहे थे और उनके पास खुद ही पैसे के लिए कुछ भी नहीं था। अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया तो राज्य अवध के पास नहीं है, महारानी के पास पैसे नहीं है। झांसी को 1853 में हड़प लिया गया, उनके पास पैसे नहीं है। नाना साहब अपने पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनके पास संसाधनों का अभाव था। और यदि आप विद्रोह कर रहे हैं तो विद्रोह के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। सैनिकों का वेतन देना है, धन चाहिए। हथियार है, धन चाहिए। परिवहन के साधन है, धन चाहिए। तो लैक ऑफ मनी था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये पर्याप्त मात्रा में संसाधन थे और ये संसाधन भारत के लोगों के ही संसाधन थे, उनको ब्रिटेन से कुछ लाना भी नहीं पड़ रहा था। तीसरा जो कारण माना जाता है वो माना जाता है कुशल नेतृत्व का अभाव, लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप। कुशल नेतृत्व का अभाव, और कुशल नेतृत्व के अभाव का मतलब क्या है? लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप का मतलब क्या होता है? देखिए,
1857 के विद्रोह में अगर हम बात करें दिल्ली की, तो वहां पर एक सेनापति था, उसका नाम था निकोलसन। सेनापति का नाम है हडसन, कॉलिन कैंपबेल, व्हीलर, कैप्टन नील। ये लोग ट्रेंड लोग हैं। इनका ये कैप्टन है, ये आर्मी के ब्रिगेडियर हैं, ये आर्मी के कमांडर इन चीफ हैं। इनका रोज काम युद्ध करना ही था। दिन भर इनके दिमाग में युद्ध की ही बातें चल रही हैं। लेकिन इनके विपरीत जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं इंडिया की तरफ से, उनके नाम सुनिएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने कभी भी युद्ध नहीं किया था और पहले बार युद्ध का सामना करना पड़ा, वो भी अंग्रेजों से। बहादुर शाह जफर अक्सर एक शायर थे जिनका नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब की कविताओं को, शेरो शायरी को सुना करते थे और आराम से शांत भाव से बैठा करते थे। और अचानक जब उनके हाथ में बागडोर दी गई विद्रोह का, तो फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया और जाकर उन्होंने हुमायूं के मकबरे में शरण ली। क्योंकि एफिशिएंसी नहीं है, युद्ध का कभी अनुभव नहीं है। झांसी की रानी कौन सा युद्ध किया इतिहास में? कोई युद्ध नहीं किया था उन्होंने। झांसी की रानी ने कभी युद्ध नहीं किया, अचानक विद्रोह में सामना करना पड़ा। नाना साहब कौन सा युद्ध किया? तांत्या तोपे कौन सा युद्ध जीते हुए हैं? कोई युद्ध नहीं जीते हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां पर भारत के जो नवाब हैं, भारत के जो सेनापति हैं, उनके पास अनुभवहीनता थी, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जो उसकी तरफ अंग्रेज हैं वो एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने सेना में यही काम किया हुआ है। अन्य कारण माने जाते हैं, और चौथा कारण माना जाता है भारत के लोगों का धोखा, या कह सकते हैं कि कुछ देसी रियासतों का धोखा। देसी रियासतों का धोखा, बैट्रिएट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। कुछ देसी रियासतों ने, कुछ राजे रजवाड़ों ने 1857 के विद्रोह को अपने साहस के सहारे लड़ने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे राजा रजवाड़े हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया ताकि अंग्रेज उनसे प्रसन्न रहे। और इसमें एक नाम आता है ग्वालियर। आपको पता है झांसी की रानी ने शरण मांगा था ग्वालियर से, लेकिन ग्वालियर का जो सिंधिया परिवार है झांसी की रानी को शरण देने के लिए तैयार तो हुआ, लेकिन शरण नहीं दिया। ग्वालियर का ही सेनापति था मान सिंह, और मान सिंह ने क्या किया? तांत्या तोपे को पकड़वा दिया। एक बार लॉर्ड कैनिंग ने कहा था अपने लेख में कि अगर 1857 के विद्रोह के समय हैदराबाद का निजाम और सिंधिया परिवार, ग्वालियर का सिंधिया परिवार, यदि इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया होता तो फिर अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए होते। इन लोगों ने उस डूबती नाव के लिए तिनके का सहारा बनकर खड़े रहे, और इन लोगों ने लगातार ब्रिटिश इंडिया कंपनी को अपना सपोर्ट देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका विद्रोह सफल हो पाया और इन्होंने अपने ही लोगों के साथ कर दिया था गद्दारी। और भी कारण माने जाते हैं, लेकिन और कारण इसके सपोर्टिंग में है। जैसे अपन ने किताबों में देखेंगे तो रेलवे का विकास एक बहुत बेहतर कारण माना जाता है कि अंग्रेजों के पास उस समय रेलवे डेवलप हो चुकी थी। 1853 में रेलवे बनाई गई थी और 1857 में विद्रोह हो चुका था। तो रेलवे की वजह से हमारे जो सैनिक, अंग्रेज सैनिक है, वह विद्रोह की जगह पर जल्दी से पहुंच जाते थे और विद्रोह को दबाना एक प्रकार से आसान हो चुका था। तो इन कारणों की वजह से 1857 का विद्रोह असफल हो गया। लेकिन जब 1857 का विद्रोह असफल हो गया तो किसी न किसी चीज़ के परिणाम निकलते हैं। कुछ अच्छे परिणाम होते हैं, कुछ बुरे परिणाम होते हैं। तो अब हम हेडिंग डालेंगे 1857 के विद्रोह का परिणाम, रिजल्ट ऑफ या कंसिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। कंसिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ये है आपका परिणाम। रिजल्ट क्या निकला? बहुत आसान है। इतिहास को केवल तथ्य के सहारे हमको याद करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि इतिहास को हम लोगों को समझने की भी कोशिश करनी है। और समझिए, पहला परिणाम ये देखिएगा, ये है 1857 का विद्रोह। और 1857 का विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? अगेंस्ट होम। और 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ये दोनों जानने हैं। तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत में अंग्रेजों में 2 अंग्रेजों ने शासन किया है। मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ।
अगर भारत में हम ब्रिटेन के शासन की बात करें तो भारत में ब्रिटेन के दो लोगों ने शासन किया है। एक तो शासन किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। कब से लेकर कब तक? 1757 में प्लासी हुआ और 1857 में विद्रोह हुआ, तो एक साल बाद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर शासन किया। और इसके बाद से भारत के ऊपर शासन किया ब्रिटेन की महारानी ने, और ये है आपके ब्रिटिश महारानी। और ब्रिटिश महारानी ने 1 नवंबर 1858 से शासन की शुरुआत कर दी और 15 अगस्त 1947 तक उन्होंने भारत के ऊपर शासन किया। तो भारत के ऊपर ब्रिटेन के दो लोगों ने शासन किया। एक का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 23 जून 1757 के प्लासी रूस से इसका शासन शुरू होता है और 1 नवंबर 1858 को इसका शासन समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत इसी के तुरंत बाद भारत के ऊपर शासन शुरू हो जाता है ब्रिटेन की महारानी का 1 नवंबर 1858 को, और ये शासन समाप्त होता है 15 अगस्त 1947 को। तो मैं कहने क्या वाला हूं, इसको समझिएगा। 1857 के विद्रोह किसके खिलाफ हुआ? तो खिलाफ हुआ BEIC का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम यह निकला कि 1 नवंबर 1858 को, डेट याद करनी है, डेट एकदम याद करना है, नाम है 1 नवंबर 1858। और 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का सदैव के लिए अंत कर दिया गया। इस विद्रोह का परिणाम यह निकला कि जिसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ उसको भी भारत छोड़कर जाना पड़ा। किसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था? ब्रिटेन के महारानी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1858 को भारत में ब्रिटेन की महारानी के शासन की शुरुआत हो गई। इसका मतलब है कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत भी हो गया। तो विद्रोह न होता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत भी न हो पाता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विद्रोह के नेता कौन है? अगर मेरठ से आए हुए सैनिकों को बहादुर शाह जफर अपना संरक्षण न देते तो क्या ये विद्रोही सैनिक विद्रोह सफल कर पाते, विद्रोह हो पाता? इनके भी हालात वही होते जो बैरकपुर छावनी के होते। बैरकपुर छावनी में 8 अप्रैल 1857 को न सिर्फ मंगल पांडे को फांसी दी गई बल्कि संपूर्ण बटालियन को समाप्त कर दिया गया। लेकिन मेरठ से आए हुए सैनिक अंत में अंग्रेजों का समर्थन मेरठ से आए हुए सैनिक मुगल बादशाह का समर्थन प्राप्त करते हैं और विद्रोह को शुरू कर देते हैं। तो विद्रोह का सर्वोच्च नेता कौन था? मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह मतलब मुगल वंश, मुगल वंश। और देखिएगा, मुगल वंश में जो उस समय बादशाह थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के सामने ही उनके परिवार के सदस्यों को गोली मार दिया गया और बहादुर शाह जफर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, जहां पर सन 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। मरे भले ही बाद में थे, लेकिन 1858 में मेजर हैरियट की अदालत ने बहादुर शाह जफर को ये कहा कि आपको देश छोड़कर जाना पड़ेगा, और अंत में बहादुर शाह जफर देश छोड़कर चले गए। और बहादुर शाह जफर का देश छोड़कर जाने का मतलब ये है कि मुगल वंश का भी अंत हो गया। वो मुगल जो कि 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के माध्यम से अपनी साम्राज्य की नींव डाले थे, 1857 के विद्रोह ने मुगल वंश का भी सदैव के लिए अंत कर दिया। तो पहला पॉइंट क्या निकला हमारे पास कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप न सिर्फ भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, बल्कि भारत में मुगल वंश की सत्ता का भी सदैव के लिए अंत हो गया। और ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी बात मानी जाती है। अब इसी में हमको एक हेडिंग डालना है और हेडिंग का नाम है विक्टोरिया का घोषणा पत्र या विक्टोरिया दरबार। तो आप हेडिंग डालेंगे विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ये परिणामों में है, रिजल्ट में है। इसको विक्टोरिया प्रोक्लेम कहते हैं। तो लिखिएगा विक्टोरिया घोषणा पत्र, इंग्लिश में कहते हैं विक्टोरिया प्रोक्लेम, विक्टोरिया प्रोक्लेम। ओके।
अब देखिएगा विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अब विक्टोरिया प्रोक्लेम में आपको क्या जानना है, कुछ बातें जाननी है। एक लेफ्ट साइड बना लेंगे ग्राफ और एक ग्राफ बना लेंगे हम लोग राइट साइड में, दोनों साइड ग्राफ बनाएंगे। यहां पर एक समय लिखेंगे, समय होगा 1 नवंबर सन 1858। ईयर है डेट के साथ 1 नवंबर 1858। यह स्थान है और स्थान है विक्टोरिया पार्क, मिंटो पार्क इलाहाबाद, मिंटो पार्क। और मिंटो पार्क उस समय कहां पर था, इलाहाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय जो गवर्नर जनरल है उनका भी नाम याद करना है, और गवर्नर जनरल का नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या काम किया, इसी विक्टोरिया पार्क में आयोजन किया। इन्होंने किया आयोजन, और आयोजन क्या किया, एक दरबार का, कोर्ट का, दरबार का, कोर्ट का। और इसमें क्या किया गया, कार्य क्या हुआ इसमें, अभी मैं सब समझाऊंगा, बस आप मेरे साथ लिखिएगा और बातों का भी कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। कार्य क्या हुआ इसमें, कार्य पहला पॉइंट, महारानी विक्टोरिया का, महारानी विक्टोरिया का पत्र पढ़ा गया। महारानी विक्टोरिया का पत्र पढ़ा गया। हम पढ़ रहे हैं 1857 के विद्रोह का परिणाम, और परिणाम में पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि एक तो मुगल वंश का अंत हो गया, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था, हेडिंग डालेंगे विक्टोरिया का घोषणा पत्र। विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था, 1 नवंबर 1858 को। ये डेट वाइज याद करनी है, 1 नवंबर 1858। क्या हुआ था, उस समय इलाहाबाद के मिंटो पार्क में उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने एक ऐसी दरबार का आयोजन किया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिस पार्टी को कहते हैं विक्टोरिया दरबार। और इन्होंने एक दरबार का आयोजन किया, विक्टोरिया दरबार का आयोजन किया। विक्टोरिया कौन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी थी, उन्हीं के नाम पर एक दरबार का आयोजन किया गया। और इसी दरबार में महारानी विक्टोरिया के द्वारा भेजे गए पत्रों को लॉर्ड कैनिंग ने सबके सामने पढ़ा, और इसी पत्रों को पढ़ने को कहते हैं विक्टोरिया का घोषणा पत्र या विक्टोरिया प्रोक्लेम। समझ रहे हैं, तो आपको याद करना है विक्टोरिया घोषणा पत्र कब जारी किया गया, 1 नवंबर 1858। विक्टोरिया घोषणा पत्र के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्या हुआ था, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में एक दरबार का आयोजन किया गया था, और लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के द्वारा भेजे गए पत्रों को इसी दरबार के सामने पहले बार पढ़ा। तो पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ प्रावधान होगा। तो अब हम देखेंगे विक्टोरिया घोषणा पत्र के प्रावधान, प्रोविजन ऑफ विक्टोरिया प्रोक्लेम। पहला प्रावधान क्या था, पहली बात ये कही गई, पहली बात ये कही गई कि आज की तिथि से, और आज की तिथि क्या है, 1 नवंबर 1858। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि आज की तिथि से भारत के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया जाता है, जबकि ब्रिटेन की महारानी के शासन की शुरुआत की जाती है। तो कहा गया कि यह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का हम क्या कर देंगे, अंत कर देंगे। तो अंत करने का मतलब ये नहीं कि हम स्वतंत्र हो गए, और तुरंत कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करने के बाद से अब शासन शुरू होगा, किसका, ब्रिटिश महारानी का, ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत की जाएगी। ओके, तो ब्रिटिश महारानी के शासन की शुरुआत हो गई। तो विक्टोरिया घोषणा पत्र का पहला लक्षण होता है, भारत में इसी विक्टोरिया घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटेन की महारानी के शासन की शुरुआत कर दी गई, और शासन की शुरुआत हो गई 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विक्टोरिया घोषणा पत्र में और क्या बातें कही गई उसको देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखिए, विक्टोरिया घोषणा पत्र में जो दूसरी बातें कही गई वो ये कहा गया, यहां पर जो दरबार लगा था उस दरबार में देशी रियासतों को भी बुलाया गया था, जो राजा महाराजा थे उनको भी बुलाया गया, और राजा महाराजा से कहा गया कि आज से हम साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे,
साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। इसलिए जो देसी राजा महाराजा हैं वह इस भय से मुक्त हो जाएं, अब उनके क्षेत्रों को जीता नहीं जाएगा। और अंग्रेजों ने जो पॉलिसी लागू की थी जिसका नाम था हड़प की नीति या विलय की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको भी अंग्रेजों ने त्याग दिया और देसी राजाओं से कहा गया कि आप चाहते हैं तो गोद लेने की प्रथा को फिर से शुरू कर दी जाएगी। यानी कि अगर आपके पास कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है तो बायोलॉजिकल सन न होने की वजह से आप अगर डिस्टर्ब हैं तो आपकी प्रॉपर्टी आप किसी को भी गोद ले लीजिए, उसको हम फिर से अलाउ कर देते हैं। जबकि गोद लेने की प्रथा का निषेध किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन इस विक्टोरिया घोषणा पत्र के माध्यम से कहा गया कि हम फर्दर साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, जिन एरिया को जीते उनको छोड़ेंगे भी नहीं, जिनको जीता है वह हमारे कब्जे में रहेगा। लेकिन ऐसे लोग जिनको अभी हम जीत नहीं पाए हैं और जिनके जीतने की हम कोशिश कर रहे थे उनको फर्दर नहीं जीतेंगे। दूसरा, हमने जो हड़प की नीति को लागू किया था, गोद लेने की प्रथा का निषेध किया था, उस गोद लेने की प्रथा को हम फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का दत्तक पुत्र होता है तो बिल्कुल अडॉप्ट करिए, आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस कर दी जाएगी। ओके। फिर इसी विक्टोरिया डिक्लेरेशन में कुछ और बातें कही गई और ये कहा गया कि अब से अंग्रेज भारत के समाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेजों का मानना था कि भारतीयों को अपने समाज का संचालन अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। अंग्रेज किसी भी रूप में यहाँ पर अंग्रेज किसी भी रूप में भारतीय समाज में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ इसी विक्टोरिया प्रोक्लेम के माध्यम से दो नए पदों का निर्माण किया गया। एक पद का निर्माण किया गया भारत में, और भारत में जिस पद का निर्माण किया गया उसको कहते हैं वायसरॉय, और एक पद का निर्माण किया गया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जिस पद का निर्माण किया गया उसको कहते हैं भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो दो नए पदों का निर्माण किया गया। अब इस पद पर कौन बैठेगा, कैसे बैठेगा, इसको भी हमको समझना है। तो याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी का नाम से एक दरबार का आयोजन इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किया गया। इस दरबार में लोगों को या राजा महाराजाओं को बुलाने का काम लॉर्ड कैनिंग ने किया था, और लॉर्ड कैनिंग ने उन्हीं राजा महाराजाओं के सामने एक पत्र पढ़ा। इसी को कहते हैं विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के माध्यम से भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और महारानी के शासन की शुरुआत कर दी गई। दो नए अधिकारी अपॉइंट किए गए, भारत के लिए वायसरॉय, ब्रिटेन के लिए भारत सचिव। अन्य प्रकार की बातों को मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज़ आपको पढ़नी है, तो ये देखिए, ये है भारत, और भारत पर दो अलग अलग लोगों ने शासन किया। एक को कहते हैं BEIC, और BEIC का मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत पर एक और लोगों ने शासन किया जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश ताज भी कहते हैं इसको। ब्रिटेन की महारानी ने भी भारत पर शासन किया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होता है 1 नवंबर 1858 को, और 1 नवंबर 1858 से ही भारत में ब्रिटिश महारानी के शासन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर इसके शासन का हमने कर दिया अंत, और यहाँ पर कर दिया इसके शासन की शुरुआत। अब ये देखिएगा, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में अपने शासन का संचालन एक अधिकारी के माध्यम से करती थी जिसका नाम था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। तो पहले आपको जानना होगा कि गवर्नर जनरल कौन होता है। तो गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी होता है। गवर्नर जनरल कौन होता था? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसी का नाम था गवर्नर जनरल। और इस पद पर जो अंतिम रूप से बैठा हुआ व्यक्ति था, अंतिम गवर्नर जनरल था, उस अंतिम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो अंतिम गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन 1 नवंबर 1858 के पश्चात इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया, और भारत में अब सत्ता की बागडोर कौन संभाल रहा है?
तो भारत में सत्ता की बागडोर अब ब्रिटिश महारानी संभाल रही हैं। तो ब्रिटिश महारानी डायरेक्ट इंडिया में तो आएंगी नहीं सत्ता संभालने के लिए, इसीलिए ब्रिटिश महारानी ने 2 अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। तो भारत का सत्ता संभालने के लिए ब्रिटेन की महारानी ने 2 प्रकार के अधिकारी अपॉइंट किया था। एक अधिकारी खुद बैठा था ब्रिटेन में और ब्रिटेन से ब्रिटेन के महारानी को बताता था, और एक अधिकारी बैठा हुआ था भारत में। और भारत में जो अधिकारी बैठा हुआ था उस अधिकारी का पद था वायसरॉय। वायसरॉय, रॉय, वायसरॉय। तो वायसरॉय कौन होता है? वायसरॉय भारत में ब्रिटेन की महारानी का सर्वोच्च अधिकारी होता है। गवर्नर जनरल कौन होता है? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो चुका है, अब पद पर कौन बैठ के चुकी है? वायसरॉय बैठ चुका है। और ब्रिटेन में एक नए पद का निर्माण किया गया जिसका नाम था भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वायसरॉय क्या करता था? इंडिया में ब्रिटेन की महारानी के शासन को संभालता था, और शासन को संभालने के पास से इसकी रिपोर्ट एक मंत्री होता था जिसका नाम था भारत सचिव, जो ब्रिटेन में बैठा था उसको देता था, और ये भारत सचिव नामक मंत्री ये रिपोर्ट लेकर ब्रिटेन के महारानी के पास जाता था। चूंकि पहले बार इस पद का सृजन किया गया है, इसलिए हमको प्रथम भारत के सचिव के बारे में जानना है, और प्रथम भारत का सचिव है उसका नाम है लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली। तो भारत सचिव पद का सृजन कब किया गया? विक्टोरिया घोषणा पत्र के पश्चात। प्रथम भारत सचिव कौन है? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली कहाँ बैठते हैं? ब्रिटेन में। और लॉर्ड स्टैनली को सपोर्ट करने के लिए 15 मेंबर बॉडी बनाई गई थी, 15 सदस्य एक बॉडी बनाई गई थी जो ब्रिटेन में बैठती थी। भारत में कौन बैठ रहा है? वायसरॉय। और प्रथम वायसरॉय कौन है? तो ये जो प्रथम वायसरॉय था उसका भी नाम था लॉर्ड कैनिंग। चूंकि लॉर्ड कैनिंग की वजह से 1857 का विद्रोह सफल हुआ था, और लॉर्ड कैनिंग ने ही विक्टोरिया दरबार का आयोजन किया था, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को सम्मान देते हुए इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग दोहरे पद को होल्ड करते हैं। लॉर्ड कैनिंग का एक पद होता है उसका नाम है गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसरॉय भी हैं। ठीक है, तो ये काम किया गया, विक्टोरिया दरबार का आयोजन किया गया। एक और लास्ट हेडिंग डालना है जिसका नाम है पील आयोग। पील आयोग। पील आयोग, इसका भी संबंध 1857 के विद्रोह से है, तो पील आयोग के बारे में आपको जानना है। पील आयोग का गठन कब किया गया? तो गठन किया गया जुलाई 1858 में। गठन किसने किया था? गवर्नर जनरल ने। इस पील आयोग के अध्यक्ष कौन है? पील आयोग के अध्यक्ष है मेजर जनरल जोनाथन पील। जोनाथन पील। पील आयोग के अध्यक्ष है मेजर जनरल जोनाथन पील। अब पील आयोग की विशेषता देखिए। पील आयोग की विशेषता आपको दिखाई देगी क्या? पील आयोग का हमको देखना है कि पील आयोग का उद्देश्य क्या था। तो पील आयोग का उद्देश्य था सेना का पुनर्गठन करना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, सेना का पुनर्गठन करना। तो पील आयोग का गठन 1857 के विद्रोह के पश्चात जुलाई 1858 में उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने किया था। इसके अध्यक्ष मेजर जनरल जोनाथन पील थे, इसी की वजह से इसका नाम पील आयोग रखा गया, और इसका उद्देश्य था भारतीय सेना का पुनर्गठन करना। इसका मतलब क्या था, इसको देखिएगा। आप देखेंगे यह है 1857, यहां पर विद्रोह हुआ था, और यहां पर आपको देखना है 1858 जो कि विद्रोह के पश्चात। ये है आपकी सेना, और सेना में कहाँ पे लोग हैं? मद्रास में। सेना में कहाँ के लोग हैं? बंबई में। सेना में कहाँ के लोग हैं? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में बताइए कि तीनों प्रेसिडेंसियों में सर्वाधिक सैनिक कहाँ के हैं? कलकत्ता के। अभी जो कलकत्ता के सैनिक हैं वह कहाँ से आते हैं? कलकत्ता के सैनिक आते हैं अवध से, और कलकत्ता के सैनिक आते हैं कहाँ से? बंगाल से। और इनका कलकत्ता के सैनिकों का सेना में अनुपात क्या था? तो 5:1 था। 5 कौन है? 5 इंडिया के अपने लोग हैं,
एक कौन है? ब्रिटेन का लोग है। इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि कलकत्ता में विद्रोह की शुरुआत हो गई। बैरकपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और कलकत्ता में आर्मी के जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? या तो अवध से या तो बंगाल से। अगर विद्रोह की शुरुआत अवध और बंगाल में होगी तो अवध और बंगाल के सैनिकों को ही विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही ये पूरा नॉर्थ इंडिया आता था। अब मान लीजिए कि अवध में विद्रोह हुआ तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी से सैनिक भेजे जाएंगे, और जब सैनिक भेजे गए तो बंगाल प्रेसिडेंसी में या कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सर्वाधिक सैनिक कहाँ के? अवध के। सर्वाधिक सैनिक कहाँ के हैं? बंगाल के। तो क्या ये अवध और बंगाल के सैनिक अपने लोगों पर गोली चलाएंगे? नहीं। तो ये भी एक कारण माना गया कि सैनिकों ने भी दगा कर दिया था। और दूसरा, चूंकि इनका अनुपात 5:1 है, तो अगर एक इंडिया का सैनिक विद्रोह करेगा तो इंडिया के 4 और सैनिक उसको सपोर्ट कर देंगे, जबकि ब्रिटेन का मात्र एक ही सैनिक उस विद्रोह को देखता ही रह जाएगा, क्योंकि 5 इंडिया के सैनिक है जो विद्रोह कर रहे हैं और एक रोकने वाला ब्रिटेन का होगा तो रोक नहीं पाएगा। इसीलिए विद्रोह रुका तो, लेकिन बहुत समय बाद रुका। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि हम भारतीय सेना के ढांचा को बदल दें, और भारतीय सेना के ढांचा को बदलने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए जुलाई 1858 में पील आयोग का गठन किया गया। और पील आयोग ने क्या किया? ये है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी। तो पील आयोग ने बंगाल प्रेसिडेंसी में पहला ये काम किया कि अवध और बंगाल के सैनिकों को हटाकर यहाँ पर जो सैनिक बुलाए गए वो बुलाए गया गोरखा, और यहाँ पर जो सैनिक बुलाए गए ये बुलाए गए सिख। और इसको याद करना है आपको कि 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल प्रेसिडेंसी में अब कहाँ के सैनिकों की प्रधानता दी गई? तो प्रधानता दी गई गोरखा की और सिख की। यानी कि अब यहाँ के लोग विद्रोह करेंगे तो यहाँ के लोग दबाने के लिए नहीं है, अब गोरखा आ चुके हैं, अब सिख आ चुके हैं, पंजाब रेजिमेंट आ चुका है और आसानी से इस विद्रोह को दबा देगा। दूसरा, एक और दिक्कत थी सेना के अनुपात में। तो सेना का अनुपात कितना था? सेना का अनुपात विद्रोह से पहले 5:1 था, अब अनुपात कर दिया गया 2:1, यानी 2 इंडिया का 1 ब्रिटेन का। अगर 2 इंडिया के लोगों ने विद्रोह किया तो कम से कम 1 ब्रिटेन का व्यक्ति उसको रोक सकता है। तो सेना के अनुपात में भी परिवर्तन कर दिया गया। तो आपसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के लिए किस आयोग का निर्माण किया गया? पील आयोग का निर्माण किया गया। पील आयोग ने सेना के अनुपात में कहां पर परिवर्तन किया? मद्रास में और बंबई में परिवर्तन करने के लिए 3:1 का रेशियो लिया गया, और जबकि बंगाल में 2:1 का रेशियो लिया गया। बंगाल में किस प्रकार के सैनिकों को बुलाया गया? अवध और बंगाल की जगह पर गोरखा और सिखों को बुलाया गया। इस प्रकार हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के परिणाम की समीक्षा कर ली, और इसी के साथ हमारी तरफ से 1857 के विद्रोह का एक टॉपिक समाप्त घोषित किया जाता है। आप इसको पढ़िएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, और आप देखेंगे अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो हम आपको बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।